Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start with a new critic, that is Horace, and we are going to discuss his seminal work, that is Ars Poetica. Horace comes under the category of Roman criticism. Before this we looked into the Greek critics, and now we are going to shift to Roman criticism. But before I start with Horace, I would like to give a brief background about the Greco-Roman criticism, its causes and its brilliance, and how it came into being and how it flourished. तो हम जो है स्टार्ट करेंगे पहले कि कैसे जो है रोमन क्रिटिसिज्म जो है फ्लरिश हुआ। तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में क्या हुआ, जो सेंटर था लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटी का, वो अलेक्जेंड्रिया से रोम शिफ्ट हो गया। अलेक्जेंड्रिया जो था इजिप्ट में था। अलेक्जेंड्रिया जो उस टाइम पे जो था सेंटर था लिटरेरी हब का। उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज थी, स्कॉलर्स वगैरह डिफरेंट टेक्स्ट पढ़ते थे। तो वहाँ से जो है वो सेंटर शिफ्ट होके रोम आ गया, जो कि उस टाइम पे रोमन एम्पायर की कैपिटल थी। तो और उस टाइम पे जो था रोम में अगस्टन एरा चल रहा था। किंग अगस्टस जो था वो वहाँ पे रूल कर रहा था, और किंग अगस्टस के एरा को कहा जाता है कि वो गोल्डन एज थी पोइट्री और लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। और उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा पोइट्री फ्लरिश हुई थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म लिटरेचर जो है फ्लरिश हुआ था। और उस टाइम की इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स हमारे पास कौन थे? वर्जिल था, ओविड था, ट्रिब्यूल्स था, होरेस था, और बहुत सारे फैक्टर्स जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। ये जो लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटी फ्लरिश हुई उस एरा में, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हुई। सबसे पहले जो किंग अगस्टस था, जूलियस सीजर था, जो जूलियस सीजर जो था वो रिलेटिव था किंग अगस्टस का। और बहुत सारे कर्टियर्स जो थे उस टाइम पे, वो बहुत ही ग्रेट लवर्स थे आर्ट के, लिटरेचर के, और वो बहुत एनकरेज करते थे इन पोइट्स को, पैटर्नाइज करते थे इनको। उसके अलावा जो था वो एरा जो था, वो किंग अगस्टस का एरा जो था वो पीस का एरा था। क्योंकि उसने जो है किंग अगस्टस ने क्या किया था, एक लॉन्ग पीरियड से सिविल वॉर चल रही थी। तो उस सिविल वॉर को जो उसने सीज कर दिया था फॉर अराउंड 200 ईयर्स, जिसको पैक्स रोमना भी कहा जाता है। तो उस टाइम पे पीस का एरा चल रहा था, तो लोगों के पास कुछ करने के लिए था नहीं ज़्यादा। तो उन्होंने अपनी अटेंशन जो है वो पोइट्री और लिटरेचर की तरफ जो है वो लगा दी। थर्डली वो क्या चाहते थे, वो रोम के लोग जो थे वो चाहते थे कि जैसे ग्रीक में जो है लिटरेरी कल्चर, जो लिटरेचर है, क्रिटिसिज्म था, वो बहुत ही ज़्यादा सबलाइम था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो वो चाहते थे कि वो भी उसी तरह की पोइट्री, उसी तरह का लिटरेचर जो है वो प्रोड्यूस कर पाएँ, ताकि जो है वो कहीं ना कहीं, बेशक वो एक्सेल ना करें, बट एटलीस्ट वो एक ज़रा इक्वल पोजीशन पे आ जाएं जो एंशिएंट ग्रीक की अचीवमेंट है वहाँ पे। तो और ग्रीक क्लासिक्स को जो था स्टडी किया जाने लगा। उस टाइम पे ग्रीक क्लासिसिज्म को रिवाइव किया गया। वो जो है ग्रीक के मास्टरपीसेस जो थे, जो ग्रीक्स के वर्क्स थे, वो उनके लिए कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने रोमन्स के लिए। उसके अलावा बहुत सारे पोइटेस्टर्स वो पोइट्स होते हैं जो बहुत ही इन्फीरियर काइंड ऑफ पोइट्री लिखते हैं। तो वो भी जो थे क्या कर रहे थे, पोइट्रीज लिख रहे थे, बहुत ही इन्फीरियर वर्सेस लिख रहे थे, जिसका कोई मेरिट नहीं था, जिसका एक करप्टिंग इफेक्ट था, डिग्रेडिंग इफेक्ट था लोगों के टेस्ट पे आ रहा था। तो उस टाइम पे रोमन्स को ऐसी नीड लगी कि हमारे लिए जो है क्रिटिक्स की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम ये जो पोइटेस्टर्स हैं, हम इनके वर्क्स को जो है ध्यान से देख सकें, हम इनके वर्क्स को एनालाइज कर सकें। और जो इनकी ये जो बढ़ रही है डिमांड, जो उनकी बढ़ रही थी, मतलब इन्फीरियर वर्सेस की, हम जो है उन पे जो है एक क्रिटिकल अटेंशन दें, कांस्टेंट क्रिटिकल अटेंशन दें। इसलिए जो है क्रिटिकल एक्टिविटी जो थी वो भी जो है अराइज हुई उस टाइम पे। और इसके अलावा एक और मेजर फैक्टर जो था वो क्या था, कि बहुत सारे रोम नेपल्स से जो है बहुत सारे लोग रोम में आए, वो ग्रीक मास्टरपीसेस पढ़े हुए थे उन्होंने, तो बहुत सारे आइडियाज़ एक्सचेंज हुए उस टाइम पे। और वर्जिल जो था, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट है उस टाइम का हमारे पास, वो जो है होरेस का फ्रेंड बना। तो होरेस उसकी गाइडेंस के अंदर जो है बहुत ही एनकरेज हुआ, तो उसकी क्रिटिकल एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा एनहांस हो गई। और बहुत सारे लोग जो थे वो ग्रीक्स को फॉलो कर रहे थे उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है क्या कर देती हैं, बिल्कुल एक रिवाइवल उन्होंने ग्रीक क्लासिक लिटरेचर का किया, और उससे जो है रोम रोम में जो है क्रिटिसिज्म जो है फ्लरिश हुआ। ये सारे फैक्टर्स जो है मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं, जो रोम में जो ये ट्रेडिशन आया लिटरेचर का, क्रिटिसिज्म का, राइटिंग पोइट्री का, तो ये जो है फ्लरिश हो गया। ये एक ओवरऑल बैकग्राउंड था कि कैसे जो है रोम में जो है ये पोइट्री लिखना, क्रिटिसिज्म करना कैसे फ्लरिश हुआ। तो ये एक ब्रीफ आउटलुक था टू ग्रेशो रोमन क्रिटिसिज्म, इसके कॉजेज़ क्या थे और इसके ब्रिलियंस कैसे ये एनहांस हुआ। So now we are going to start with a brief introduction about the writer, that is Horace. तो होरेस का पूरा नाम था क्विंटस होरेशियस फ्लेकस। तो वो एक प्रोमिनेंट रोमन लिरिक पोइट और सटायरिस्ट था। होरेस जो था वो दिसंबर 865 BCE में वेन्यूजिया, साउदर्न इटली में जो था पैदा हुआ था।
होरेस का फादर जो था एक फ्रीड स्लेव था और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, पर डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड उसने होरेस को जो एक एक्सीलेंट एजुकेशन जो है प्रोवाइड की। सबसे पहले होरेस ने रोम में स्टडी किया, उसके बाद वो एथेंस चला गया जहाँ पे उसको एक्सपोजर मिला ग्रीक फिलोसफी का, ग्रीक पोइट्री का, ग्रीक लिटरेचर का। उसके बाद एक मेजर इवेंट आता है, जूलियस सीजर की असैसिनेशन हो गई रोम में, और होरेस ने क्या किया, ब्रूटस की आर्मी लेटर ऑन ज्वाइन कर ली थी और एज एन ऑफिसर। और उसके बाद जो होरेस ने जो है बैटल ऑफ फिलिपी में भी पार्टिसिपेट किया था अगेंस्ट ऑक्टेवियन, जो हमारे पास फ्यूचर किंग अगस्टस बन जाते हैं, उनके अगेंस्ट जो है ब्रूटस की आर्मी थी, और उसी ब्रूटस की आर्मी में जो है होरेस ने भी पार्टिसिपेट किया था। पर जो ब्रूटस की आर्मी थी वो डिफीट हो गई थी और होरेस जो है वहाँ इवेंचुअली रोम से जो है भाग गया था। बट लेटर ऑन उसको जो है ऑक्टेवियन ने माफ़ कर दिया था, जो फ्यूचर अगस्टस किंग हमारे पास बन जाते हैं, और उसको जो है वापस से रोम बुलाया गया था। जब वो रोम वापस आया तो उसने जो है फिर से पोइट्री लिखना शुरू कर दिया, और वो बहुत ही इन्फ्लुएंस था ग्रीक मॉडल से, ग्रीक पोइट्स से, और वो जो है वर्जिल का फ्रेंड बन गया। तो वर्जिल ने क्या किया, वर्जिल ने उसको इंट्रोड्यूस किया मेसेनियस से, जो कि एक बहुत ही वेल्दी पैटर्न था और एडवाइज़र भी था किंग अगस्टस का। तो उसने जो है उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, होरेस को एक विला प्रोवाइड किया, उसको इंडिपेंडेंस दी लिखने के लिए। तो उसकी पैटर्नशिप के अंदर जो है होरेस ने जो है अपने वर्क्स प्रोड्यूस किए, क्योंकि उसको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल गई थी लिखने के लिए। एट लास्ट होरेस जो है नवंबर 27 8 BC में रोम में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट द पोएट होरेस विच हु वाज आल्सो अ सटायरिस्ट। इसके अलावा जॉन ड्राइडन ने होरेस के बारे में क्या कहा है कि वो एक वेल मैनर्ड कोर्ट स्लेव था। मे बी दिस कोटेशन विल कम इन टू द एग्जाम्स। तो जॉन ड्राइडन कॉल्ड हिम द वेल मैनर्ड कोर्ट स्लेव्स। सो मेजर वर्क्स जो हमारे पास होरेस के आ जाते हैं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं। सबसे पहले ओड्स। तो ओड्स होरेशियन ओड्स के ही फॉर्मेट पे आगे चल के जो हमारे पास हमारे रोमांटिक पोइट्स आते हैं जिन्होंने बहुत सारी ओड्स लिखी हैं। ओड्स का स्ट्रक्चर होता है स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड एपोड। तो होरेशियन ओड है और पिंडारिक ओड है। जो पिंडार जो था वो ग्रीक का था, होरेश जो था रोम का था। तो इनके ही उसको स्ट्रक्चर को लेके, इनके ही फॉर्मूला को लेके आगे चल के हमारे पास बहुत सारे पोइट्स जो हैं वो ओड्स लिखते हैं। तो सबसे पहले ओड्स जो होरेस ने लिखी थी, ये ओड्स जो थी 4 बुक्स में थी इसकी, ये कलेक्शन ऑफ लिरिक पोइम्स थी, 4 बुक्स थी इसकी टोटल। दूसरा इसका वर्क था एपोड्स, ये जो थी इसकी अर्ली पॉलिटिकल और पर्सनल पोइम्स थी, और एपोड्स में टोटल 17 पोइम्स थी। उसके अलावा इसने सटायर्स लिखी थी जो कि सोशल कमेंट्री थी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एपिस्टल्स इसने लिखे थे, एपिस्टल्स जो थे 2 बुक्स में पब्लिश हुए थे, और उसमें टोटल 23 पोइम्स थी। 20 पोइम्स जो थी फर्स्ट बुक में पब्लिश हुई थी, और 3 पोइम्स जो थी सेकंड बुक में पब्लिश हुई थी। और जो हमारा जो ये सेमिनल वर्क है आर्स पोएटिका, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एक सिग्निफिकेंट पोइम थी जो कि सेकंड बुक में पब्लिश हुई थी। इसको कभी कभी हम एक सेपरेट वर्क की तरफ भी देखते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास एक थियोरी दी हुई है, तो इसको हम कभी कभी सेपरेटली भी देखते हैं। बट ये जो थी एपिस्टल्स में ही पब्लिश हुई थी सेकंड पार्ट में। इसके अलावा जो है उसने कार्मन सेक्युलर, एक हिम जो थी अगस्टस, किंग अगस्टस ने उसको कहा था कि ये हिम लिखने के लिए, ये भी जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट वर्क बन जाता है। जैसा कि हमें पता है कि ये ओरिजिनल अगस्टन एज जो थी ये बहुत ही ज़्यादा थी रिच इन लिटरेचर, रिच इन कल्चर, आर्ट्स वगैरह। तो इसी से इंस्पायर होके फिर जो हमारे पास लेटर ऑन हमारे न्यू क्लासिकल राइटर्स आ जाते हैं, वो इसी से, इनसे ही इंस्पायर्ड थे, और इन्हीं क्लासिक्स को जो है वो कॉपी करके जो अपने वर्क्स लिख रहे थे। तो इस कंटेक्स्ट से हमारे पास ये एज, ये राइटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। Now we are going to discuss our work, that is Ars Poetica. So firstly, Ars Poetica means the art of poetry. Ars Poetica का मतलब ही है कि art of poetry. कभी कभी जो है हम इस Ars Poetica को रेफर करते हैं as epistle to the Pissos. ये एक्चुअली Ars Poetica जो थी एक पोइम थी इन वर्स फॉर्म, जो होरेस ने लिखी थी एज एन एपिस्टल, एक लेटर की तरह लिखी थी अपने फ्रेंड लूशियस कैल्पुर्नियस पिसो को और उसके 2 बेटों को, जिसकी वजह से इसको कभी कभी हम ऐसे रेफर करते हैं, इट वॉज एन एपिस्टल टू द पिसोस। इसमें इसने क्या कहा है, आर्स पोएटिका का क्रक्स क्या है, इसमें उसने कहा है, उसने एडवाइस किया है पोइट्स को, एक गाइड की तरह ये वर्क करता है वोना बी पोइट्स या राइटर्स के लिए, कि आर्ट ऑफ पोइट्री को या आर्ट ऑफ राइटिंग ड्रामा को हम कैसे परस्यू कर सकते हैं। तो ये टाइटल जो है आर्स पोएटिका का, इसका मतलब है आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री, लेकिन इसमें जो है स्ट्रक्चर और फॉर्म जो है वो सिस्टमैटिक नहीं है, जिसकी वजह से स्केलिजर ने इसको क्रिटिसाइज करते हुए क्या कहा है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ पोइट्री रिटन विदाउट एन
आर्ट। बट फिर भी हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है फॉर्मलेस और अनसिस्टमेटिक तो है, पर फिर भी अगर हम इसका जो है क्लोज एग्जामिनेशन करें तो जो इसका सब्जेक्ट ट्रीटमेंट है वो उसने बहुत ही अच्छे से इसमें किया है। जो वो बताना चाह रहा था, जो सब्जेक्ट मैटर उसने डिस्कस किया पोइट्री का, पोइट का, कैसे पोइट्री लिखी जाती है, तो वो उसने बिल्कुल अच्छे से इसमें डिफ़ाइन किया है। तो ये जो है डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में उसने ये पोएम लिखी है, और इसको जो है टिपिकली पोएम को प्रोज की फॉर्म में ट्रांसलेट किया गया है, क्योंकि एज अ गाइड की तरह हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हमें जो है पता चले हाउ टू राइट अ पोइट्री। तो ये एक प्रैक्टिकल एडवाइस की तरह है, ये एक स्ट्रिक्ट थ्योरी नहीं है बल्कि एक एडवाइस है फ्रॉम होरास। तो इसके अलावा जो हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है अबाउट आर्स पोएटिका, इसको जो है पहले ट्रांसलेट किया गया था 1566 में थॉमस ड्रैंट ने। लेकिन थॉमस ड्रैंट की ट्रांसलेशन जो थी वो बहुत ही लूज ट्रांसलेशन थी। बाद में जो है इसको बेन जॉनसन, जो हमारे जैकोबियन ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था, पर ये जो है पब्लिश हुआ था पोस्टमसली 1640 में। और फर्स्ट मेंशन जो है इसका नाम, जो टाइटल है आर्स पोएटिका, सबसे पहले इसका मेंशन किया गया था क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिक हमारे पास क्विंटेलियन है, उसके टेक्स्ट इंस्टीट्यूशियो ओरेशियो में जो है सबसे पहला इसका मेंशन था, जो उसने 95 BC में लिखा था। ये पोइम जो है एटलीस्ट 476 लाइन्स की है, और इसको हेक्सामीटर वर्स में लिखा है। जैसे कि मैंने कहा था कि ये फॉर्मलेस और अनसिस्टमेटिक है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसमें एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, और इसके सब्जेक्ट मैटर को हम 3 डिवीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में। तो सबसे पहला पार्ट है पोएसिस। पोएसिस में क्या होरास डिस्कस करता है कि हमें पोइट्री को कैसे लिखना चाहिए, वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोइट्री डिस्कस करता है। दूसरा हमारे पास है पोइम। पोइम में वो क्या दिखाता है कि कैसे फॉर्म, कैसा स्ट्रक्चर, कैसा कंटेंट होना चाहिए एक पोइम को लिखने के लिए, और वो ड्रामा को एज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री जो है एट लेंथ जो है डिस्कस करता है। पोइटा में वो जो है पोइट्स को एडवाइस करता है रिगार्डिंग दियर आर्ट, और ऑल्सो एग्जामिन करता है कि फंक्शन क्या है पोइट्री का, जो कि इसका मेन एक इसने हमारे को बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज दिया था कि पोइट्री का फंक्शन जो है मेन वो क्या है, टू इंस्ट्रक्ट एंड टू डिलाइट। ठीक है, इनको हम आगे पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द पोएसिस। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट पार्ट, दैट इज पोएसिस। तो पोएसिस में सबसे पहला पॉइंट जो होरास ने कहा वो क्या कहा कि एक पोइम जो है उसके अंदर एक ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए, उसके अंदर एक ऑर्गेनिक होल होना चाहिए, एक पोइम जो है कंप्लीट होनी चाहिए, एक बिल्कुल हारमोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए सारे पार्ट्स के बीच में। उसने कहा कि एक पोइट जो है वो फ्री होता है कि वो अपनी फैंसी, अपनी इमेजिनेशन को अपनी पोइट्री में इंडल्ज कर सकता है, पर ऐसा भी नहीं है कि उस फैंसी को वो इंडल्ज करके कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स क्रिएट करे, कुछ ऐसी इम्पॉसिबल फिगर्स क्रिएट करे जिसकी वजह से पोइम बिल्कुल एब्सर्ड लगने लगे। उसने कहा जैसे पेंटिंग में सारे पार्ट्स जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, वैसे ही पोइट्री में भी सारे पार्ट्स जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। हम कोई भी रैंडम फिगर्स जो है एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं कर सकते। उसने एग्जाम्पल दी, जैसे हॉर्स का हेड ह्यूमन की बॉडी पे अगर हम दिखाएंगे तो वो बिल्कुल एक अगली लगेगा, वो रैंडम एब्सर्ड लगेगा, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। एक हारमोनियस रिलेशनशिप जो है वो हर चीज़ के साथ होना चाहिए। फिर उसने दूसरा पॉइंट क्या कहा कि हमारा जो है सब्जेक्ट मैटर जो है, हमें जो है अपना सब्जेक्ट मैटर जो है अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से चूज़ करना चाहिए। उसने कहा हमें ऐसे टॉपिक्स पिक करने चाहिए जो हमारी स्किल्स को, हमारी स्ट्रेंथ को मैच कर सके। शो ऑफ करने के चक्कर में हमें ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जिम जाते हैं और हमें पता है हमारी एबिलिटी की वी कैन नॉट लिफ्ट सर्टन वेट्स, तो हम पहले ही दिन जाकर हम 10 किलो 20 किलो नहीं उठा सकते हैं, तो वो क्या होगा, शो ऑफ करने के चक्कर में मे बी हम उठा लें पर उससे हमारा ही नुकसान होगा। तो वो यही कहना चाहता है कि हमें अपनी स्किल्स और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से सब्जेक्ट या टॉपिक जो है चूज़ करना चाहिए। अगर हमें पता है कि हम एपिक पोइम नहीं लिख सकते, हम इसका स्टाइल सस्टेन नहीं कर सकते हैं, तो हमें वो नहीं लिखनी चाहिए। हमें पता है कि हम शॉर्टर वर्सेस लिख सकते हैं, नेचर पोइम्स लिख सकते हैं, तो हमें उसी तरह का सब्जेक्ट मैटर चूज़ करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में हो। उसके बाद उसने कहा कि हमें जो है इमिटेशन करनी चाहिए नेचर की और ट्रेडिशन की। उसने कहा हमें नेचर को फॉलो करना चाहिए, हमें ग्रीक मॉडल्स को फॉलो करना चाहिए, ग्रीक पोइट्स को फॉलो करना चाहिए, और ट्रेडिशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमें उनको स्लैविश तरीके से इमिटेट नहीं करना चाहिए कि हमारे आइडियाज़ कुछ हो ही ना, हमारे वर्क्स में हमारी कोई ओरिजिनलिटी हो ही ना, सब हम कुछ कॉपी पेस्ट करके ही छाप दें अपने वर्क्स में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उनको फॉलो करना है लेकिन कुछ नया भी क्रिएट करना है।
उसके अलावा उसने कहा एक अप्रोप्रिएटनेस, एक डेकोरम होना चाहिए। जो भी चीज़ें हम प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो कंटेंट है, स्टाइल है, कैरेक्टर है या स्पीच किसी भी चीज़ की दिखा रहे हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है, वो सारे एक दूसरे के साथ एक यूनिटी में होने चाहिए। वो सारे जो है एक दूसरे को बिल्कुल फिट बैठने चाहिए। अगर हम एक किंग दिखा रहे हैं तो उसका स्टाइल एलिवेटेड होना चाहिए। एक पीजेंट दिखा रहे हैं तो उसका उसका लाइफस्टाइल वैसा ही होना चाहिए। हम एक किंग को एक एब्सर्ड अगली स्टेट में नहीं दिखा सकते हैं। तो हमारे जो कैरेक्टर हैं, हमारी जो स्पीचेस हैं, वो स्टाइल हैं, वो सारी चीज़ें जो है एक डेकोरम में होनी चाहिए। उसके बाद उसने कहा कि लैंग्वेज और डिक्शन जो है, हमें जो है एक प्रिसाइज और केयरफुल रहना चाहिए अपनी डिक्शन के साथ। हमें ऐसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जो कि मतलब ऑर्डिनरी हों, पर हम उनको इस तरीके से यूज़ करें कि वो जो है हमें नए लगने लगे। हम जो है नए वर्ड्स जो है कॉइन कर सकते हैं अगर हमारे को उनकी ज़रूरत हो। और हमें जो अपने वर्क्स में बहुत ही कंसाइज रहना चाहिए, हमारे को बहुत ही ब्रिविटी दिखानी चाहिए, क्लैरिटी दिखानी चाहिए। ओवर ऑर्नामेंटेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन करेंगे तो उससे भी क्या हो जाता है, रीडर जो है कंफ्यूज हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें एक प्रॉपर रिदम जो है वो फॉलो करनी चाहिए, प्रॉपर रूल्स जो है हमें वो फॉलो करने चाहिए। वो कहता है कि पोइट को जो है बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए और बहुत ही सेंसिबल रहना चाहिए जब वो अपने वर्ड्स चूज़ कर रहा होता है। और वो हर एवरीडे कॉमन वर्ड्स को भी इस तरह यूज़ कर सकता है, उनको इस तरह से सेंटेंसेस में अरेंज कर सकता है वो हमें नए लगने लगे। पोइट इन्वेंट कर सकता है नए वर्ड्स और पुराने वर्ड्स को भी वापस ला सकता है, लेकिन अगर वो अपनी पोइम को इम्प्रूव करना चाहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो उनको ओवरडू कर ले। इसके अलावा उसने क्या कहा कि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि पोइट्स जो है वो लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे हैं उनको वही यूज़ करनी है। लैंग्वेज चेंज होती रहती है, जैसे पोइट्री की लैंग्वेज भी चेंज होती है, वैसे ही सिंपल लैंग्वेजेस भी चेंज होती रहती है। उसने क्या कहा, उसने एक कोट यूज़ किया, आई कोट, language is like a tree and words are leaves which wither every year and are succeeded by the new ones। इसका ये कहने का मतलब है कि लैंग्वेज जो है ग्रो करती रहती है और चेंज करती रहती है उन्हीं पत्तों की तरह। जैसे एक ट्री पे जो है पुराने पत्ते जो होते हैं वो झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते आते हैं, वैसे ही लैंग्वेज में क्या होता है, ओल्ड वर्ड्स जो हैं ओल्ड लीव्स की तरह हैं जो डाई आउट हो जाते हैं और नए वर्ड्स जो हैं उनकी जगह ले लेते हैं। तो उसका यही मतलब था कि पोइट जो है पुराने वर्ड्स को भी वापस ला सकता है, उनको भी फिर से पॉपुलर बना सकता है, लेकिन उसको इन चीज़ों को ओवरडू नहीं करना चाहिए। और उसने ये भी कहा कि पोइट्री का मेन फंक्शन जो है वो क्या है, टू टीच एंड टू डिलाइट। और उसने ये भी कहा कि हर पर्टिकुलर जॉनरा जो है वो अपने मीटर के साथ स्टिक रहना चाहिए। अगर हम एपिक पोइट्री लिख रहे हैं तो हमें उसमें फॉलोइंग जो है मीटर हमारे पास दिया, आयम्बिक हेक्सामीटर, हमें वो यूज़ करना चाहिए। एलिजिक वर्सेस लिख रहे हैं, पोइम्स लिख रहे हैं, उनमें आयम्बिक वर्स का हमें यूज़ करना चाहिए। अगर हम कोई हिम्स टू गॉड लिख रहे हैं, लव पोइम्स लिख रहे हैं, तो हमें हमें उसमें लिरिकल पोइम लिरिक्स ऐड करने हैं। तो उसने जो है ये हमारे को पोएसिस में यही बताया कि एक पोएट को जो है क्या करना चाहिए अपनी पोइम्स में, उसको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पोइम के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट उसका सही होना चाहिए, इमिटेशन होनी चाहिए नेचर की, एक डेकोरम होना चाहिए, लैंग्वेज और डिक्शन कैसी होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें जो उसने पोएसिस में जो है डिस्कस की हैं। So that is all for today. Tomorrow we are going to discuss the next two parts, that is poem and poeta, and also we will discuss certain phrases which are given by Horace, और वो कौन कौन से phrases हैं उनको भी हम discuss करेंगे उसी वीडियो में। Thank you so much. Do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get notifications whenever I'll post video, and do comment on my videos and give me feedback how you are liking it and what kind of things you want me to include in the videos and what are the other topics you want me to discuss here. Thank you so much for your time and patience. I really